पूर्व राजद नेता तेज प्रताप यादव का कुछ प्राइवेट वीडियो अपनी दोस्त के साथ, महिला मित्र के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होता है। वो वीडियो राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन जाता है। उस वीडियो को कोट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राजद परिवार पर और साथ ही लालू परिवार पर सवाल खड़ा किया। उसके अगले ही पल यानी 25 मई को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद पूरे देश में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। वह ट्वीट ये है कि उन्होंने तेज प्रताप यादव को परिवार से तो निकाला ही, साथ ही अपनी पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया। इस मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए अभी मौजूद हैं हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के मधेपुरा जिला संयोजक आफताब आलम साहब। जानते हैं कि आखिर इस पर ये क्या कहते हैं। जिस प्रकार से इस मुद्दे को विपक्ष ने, आप विपक्ष कहें या फिर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके नेताओं ने उठाना शुरू किया है, जन स्वराज पार्टी के नेताओं ने उठाना शुरू किया है, अब ये मामला यहीं तक थमा नहीं है, बहुत बड़ा बन गया है। आफताब साहब, खबर आपके संज्ञान में है, आपके पार्टी के जो संयोजक है, सुप्रीमो है, उन्होंने बातें रखी है, आप इस पर क्या कहेंगे, इस घटना पर? देखिए, ये मामला लालू प्रसाद यादव जी की फैमिली से जुड़ा है और किन्हीं का भी अपना पर्सनल लाइफ होता है। तेज प्रताप जी का अपना पर्सनल लाइफ है, लेकिन जहाँ तक समाज में मैसेज किया जा रहा है, समाज में एक रिश्ते को तोड़कर दूसरा रिश्ता कायम करना, रिश्ते की बुनियाद अगर पहले ही कमज़ोर थी तो मेरा मानना है कि पहला जो रिश्ता दरोगा प्रसाद राय की पोती जी चंद्रिका जी के पुत्री से हुई है, उनका भी मामला न्यायालय में पेंडिंग है तलाक के लिए। पहला तो बुनियाद ही वहाँ रिश्ते का कमज़ोर था कि आपने एक राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उस रिश्ते को कायम किया दरोगा प्रसाद राय की पोती से शादी करके। दूसरा, अगर आपका ये मामला, चलिए एक नई बच्ची के साथ आपका एक रिश्ता है, तो उस भावना का भी हम लोग कदर करते हैं कि चलिए उसको क्रिटिस क्या करें, लेकिन ये बात तो लालू प्रसाद यादव जी की फैमिली से और तेज प्रताप यादव जी ने खुद 12 साल पुराने रिश्ते को उन्होंने स्वीकार करते हुए इस चीज़ को वायरल किया। फिर लालू प्रसाद यादव जी ने उनको निकाला भी पार्टी से। मेरा कहने का सेंस है कि ये सारा मामला उनके ही तो परिवार से जुड़ा हुआ है। समाज में ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अच्छा या ख़राब फ़ायदा तो उन्हीं को हो रहा है, चाहे फ़ायदा हो या बेहतरी के लिए पहला रिश्ता हो, या इस रिश्ते की वजह से तेज प्रताप जी को निकालने की बात हो रही हो, तो ये कोई मीनिंगफुल डिसीज़न नहीं है कि 6 साल के लिए निकाल दिया। सबसे बड़ा डिसीज़न तो ये था गलत, जो ब्लंडर डिसीज़न गलत था वहाँ पे लालू प्रसाद यादव जी का, नीतीश जी का और तेज प्रताप तेजस्वी जी का, जब वो उप मुख्यमंत्री थे। ये स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री से इस तरह की बातें, और आखिर किस आधार पर, किस मेंटल थॉट के लोगों को आपने स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया? तो ये सब अहम मुद्दे हैं जो सोचने वाली बात है। तो बात ख़त्म हो गई, लेकिन आप कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अब मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। अपनी जो बातें हैं, बदनामी हो रही है, उसकी जो कृत है उसको छुपाने के लिए उन्होंने कदम उठाया, ऐसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहे हैं। क्यों? नहीं, इसमें आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी अगर बोले कि ये यादव समाज या मुस्लिम समाज के लोगों के लिए वो इतने गंभीर हैं राजनीतिक रूप से, और अपने बेटे को वो सजा देने, वनवास देने की बात कह रहे हैं, तो वो बिल्कुल दिग्भ्रमित करने वाली बात है। ऐसी कोई बात है नहीं। ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? इसलिए ऐसा लगता है कि अगर दिग्भ्रमित ना करने की बात होती तो क्यों नहीं तेजस्वी जी के बदले यादव समुदाय के कुछ क्या पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उसमें से किसी को मुख्यमंत्री आप घोषित कीजिए, मुस्लिम में से उप मुख्यमंत्री घोषित कीजिए, वो भी आप नहीं करते हैं। तो ये सारी पहलुओं को आज हम लोग 20 साल 25 साल से देख रहे हैं। उनको सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है और कुछ। अपना फ़ायदा कौन नहीं ढूंढता है? देखिए, प्रशांत किशोर जी आज पार्टी जन स्वराज के संयोजक हैं, उनके सुप्रीमो हैं। कल उनका बच्चा बड़ा होगा तो क्या वो बच्चे को मौका नहीं देंगे? बिल्कुल। इतिहास कह रहा है देश का। सर देखिए, प्रशांत किशोर जी खुद देखेंगे कि राजनीतिक हमारे पार्टी में एक सूत्रधार है। वो कहीं से ऐसा नहीं है कि वो ऑल इन ऑल हैं पार्टी के, नहीं, ऐसा नहीं है। वो सूत्रधार हैं। 1 करोड़ बिहारी, बिहार के लोग, बिहार से बाहर के भी कुछ युवा हैं उसमें शामिल, वो लोग इस पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। प्रशांत किशोर जी अकेले नहीं हैं इस पार्टी में, और पार्टियों में यही फ़र्क है कि इस पार्टी में पहला ऐसा राजनीतिक पार्टी है बिहार के अंदर कि 1 करोड़। मुख्य चेहरा तो वही है ना सर? प्रशांत किशोर जी मुख्य चेहरा। तो आप एक चीज़ बताइए, इनिशियल लेंगे, आप इनिशिएटिव लेंगे। अभी हम अपनी फैमिली में हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि हम इसका
अगुवाई कर रहे हैं। प्रशांत जी की अगुवाई अलग चीज़ है, अथॉरिटी रखना अलग चीज़ है। प्रशांत जी कोई ऐसा नहीं कि सेल्फ डिसीजन मेकर हैं कि मैं सेल्फ डिसीजन ले रहा हूँ वो चीज़ों सब को। ठीक है, लेकिन देखिए भले ही डिसीजन लेते हैं आप वो कमेटी की या मेंबर से पूछ के लेते हैं, उसके सहमति से लेते हैं, लेकिन जो मुख्य चेहरा है पार्टी का तो वही तो है। प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है, आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कांग्रेस का भी देखेंगे, बीजेपी का भी देख लीजिए। हम लोग पढ़े लिखे लोग, जागे हुए लोग हैं समाज के, आज के टर्म में तो जागे हुए लोग हैं, पढ़ के राजनीति कर रहे हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जब आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि प्रशांत किशोर जी का कहीं भी डिसीजन मेकिंग में कहीं उनको अथॉरिटी नहीं बनाया गया है, कहीं नहीं। वो कलेक्टिव डिसीजन होता है। लेकिन राजनीतिक पार्टी में आप आरजेडी देखेंगे तो वहाँ कलेक्टिव डिसीजन नहीं है, किन्हीं का नहीं चलता भाई। वहाँ सुप्रीमो जो लालू प्रसाद जी यादव जी कह देंगे वही चीज़ें होती है। अगर अब चलता सबका कलेक्टिव डिसीजन होता तो जगदानंद सिंह जी इतना सफ़र क्यों करते? इसी तेज प्रताप जी से उनकी इतनी लड़ाई हुई, उनकी वजह से उनको इंसल्ट इतना फेस करना पड़ा। उस टाइम क्यों नहीं जगदानंद सिंह जी से जब हो रहा था विवाद, लालू प्रसाद यादव जी उस टाइम अगर बेटे को निकाल देते कि 6 साल से आप पार्टी के सुप्रीमो जगदानंद सिंह, आखिर उनको अध्यक्ष बनाया ना, आप अध्यक्ष से लड़ जाएंगे और आप जो है डिसिप्लिनरी एक्शन कुछ भी ना लेंगे अपने बेटे के खिलाफ, उस टाइम अगर लिया होता तो एक बात होता। आज उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर आप ले रहे हैं, जगदानंद सिंह के बाद आप क्या करेंगे? उस बार उनको बेटे को आखिर एमपी बना दिया उसने ना। आपको मैं वही कह, हर जगह तो जड़ की हम बात हर कर रहे जगह हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी में अगर इस तरह की बातें होंगी तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो छोड़ दूंगा इस पार्टी को, मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन जहाँ से डिसीजन मेकिंग कलेक्टिव हो, वो एक बात होती है कि कलेक्टिव डिसीजन होती है, कि कलेक्टिव डिसीजन की एक वैल्यू होती है, उसका समाज में एक इम्पैक्ट होता है। ये कलेक्टिव डिसीजन नहीं है। कलेक्टिव डिसीजन अगर होता, प्रशांत किशोर कोई भी चीज़ करते हैं वो 10 जगह मशवरा करते हैं, 5 घंटा समय लेते हैं। अगर किसी को कुछ एक्शन भी लेना हो और किसी को जोड़ना हो तो उसमें भी बहुत विश्लेषण करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई उठाया और जन स्वराज में किसी को भी जोड़ दिया, ऐसा नहीं है। एक टाइम था, इसीलिए राजनीतिक पार्टी में 1 करोड़ प्राथमिक सदस्य सबसे पहले समाज के गरीब गुरबों को बनाया, इसलिए बनाया, युवाओं को बनाया, ताकि कल दिन नेता रहे और जाए। आफ्ताब आलम के जाने से ऐसा नहीं कि जनस्वराज नहीं रहेगा, उनके जाने आने से फ़र्क नहीं पड़ता। आज एक पार्टी को आपने निकाल दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी फैमिली पर और ना ही राजनीतिक पर, क्योंकि कोई बहुत बड़ा फेस भी नहीं है जो आपने निकाल दिया। अगर वैसा होता तो आपने हसनपुर से पहले विधायक बनाया, उससे बाद में बनाया, उससे पहले दूसरे विधानसभा से जब आपने उसको चुनाव लड़ाया था उनको, तो वो वहाँ से भी चुनाव जीत कर आए थे, तो रिपीट वहीं कर देते आप। वहाँ भी आप रिपीट नहीं किए। अगर इतना परफॉर्मिंग आपके बच्चे थे तेज प्रताप जी, तो वहाँ रिपीट कर देते। वहाँ भी आपने रिपीट नहीं किया, दूसरे जगह से फिर चुनाव लड़ाया, फिर इस बार होते तीसरे जगह से लड़ाते चुनाव। और जहाँ तक मेरी समझ की बात है, ऐसा नहीं कि तेज प्रताप यादव जी या किसी बड़े बाप के बेटे हो जाने से उनके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। समाज में गरीब गुरबा भी अगर है, पढ़ा लिखा है, उसके अंदर सोचने का सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो वो बहुत आगे जा सकता है। इस तरह की बातों से क्या मैसेज देना चाहिए? बताइए, एक चीज़ बताइए सर। ठीक है, बदलाव आ रहा, बिहार के अंदर बदलाव आना भी चाहिए। किसी की जागीर नहीं है ये राज, और यहाँ बदलाव आना चाहिए। ठीक है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जब आप बात करते हैं परिवारवाद की, फिर तो वही वाली बात आएगी, मीसा भारती पे पहुँच जाएंगे आप। पूरा खानदान में सब कुछ है। राबड़ी देवी जी उनकी MLC हैं, वो परिवारवाद की आप बात करें, जो लालू क्या बोलते हैं PM साहब लगातार सवाल खड़ा करते रहे हैं। लेकिन आप लोगों पर भी सवाल एक खड़ा होता रहा है कि आप लोग भी बीजेपी की बी टीम है। वही लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम आप हैं। आपसे पहले AIMIM पार्टी थी, अब आप लोग हो गए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप लोग? और इस पूरे चुनाव में आपको, मुझे यकीन है कि जितने भी आपको ये इंडिया गठबंधन के लोग होंगे, सभी सवाल खड़ा हो करेंगे, ये आप बीजेपी के बी टीम है, इस पर क्या कहेंगे? और तेजस्वी यादव जो है उसको लेकर क्यों पीछे पड़े हैं कि भैया उसको मुख्यमंत्री मतलब के लिए नॉमिनेट मत करो, हम सपोर्ट करते हैं? ये क्या मसला चल रहा है? सर, हम लोग कहाँ पीछे पड़े हुए हैं? हम तो चाह ही रहे हैं कि वो जो अपने स्किल से काम कर रहे हैं RJD वाले करते रहे। हम लोग तो समाज में लोगों को जगा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी की बी टीम तो नीतीश कुमार जी है, जो बीजेपी के साथ गठबंधन किए हुए हैं। और आपको मैं बताऊं कि पहले बार जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी ने ही सबसे पहले बाहर से समर्थन दिया था उनको मुख्यमंत्री बनने का। सबसे पहले सवाल यहाँ बीजेपी की बी टीम और A टीम से नहीं है,
सवाल ये है कि आप बोल रहे हैं ना कि मीसा भारती जी और दूसरे राजनीतिक लोग भी हैं उनकी फैमिली में, अच्छी बात है। एक परिवार में अगर 5 IAS है तो क्या बुराई है, लेकिन IAS स्किल होना चाहिए। आप अनस्किल्ड लोगों को अगर कोई मिनिस्ट्री देते हैं, कोई राज्यसभा का मेंबर देते हैं, जिनके पास न सोचने समझने की सलाहियत हो, अब आप ऐसा नहीं है कि आप कोई बड़े विद्वान, दिनकर जी कोई कवि हैं, कोई कहानीकार हैं, आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं तो उनके बेटे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हुए, ऐसा तो नहीं है। आप ये क्यों साबित करने में लगे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी का लड़का, लालू प्रसाद की लड़की, लालू प्रसाद का दामाद लालू प्रसाद यादव ही हो जाएगा? ऐसा नहीं है। लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा रहे, एक वक्त में रहे, आज भी हयात में है। भगवान उनकी उम्र को काफ़ी लंबी करे, उनसे समाज को फ़ायदा होता है। हाँ ठीक है, देखिए जितने भी MP MLA हैं उनके इतिहास को पढ़ लीजिए। कितने पढ़े लिखे लोग हैं आपको MP MLA पता चल जाएगा, और कितने साफ सुथरा छवि वाले लोग हैं वो भी चल जाएगा पता आपको। भैया जब संविधान में ही ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपको MLA बनने के लिए, MP बनने के लिए, इस राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको इतना पढ़ना लिखा जरूरी है, जब उसमें लिखा हुआ नहीं है तो आप हम क्या कर सकते हैं? बात सही है। देखिए, ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा लोग बहुत अक्लमंद होता है, और ऐसा नहीं कि कम पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग बेवकूफ़ होते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो एक पैरामीटर होता है, थॉट प्रोसेस जो होता है, अगर आप पढ़े लिखे ना होते तो क्या इस सुचारू रूप से इस चीज़ को चला पाते? क्या नहीं चला पाते। आपके पास इतने क्वेश्चन एयर हो रहे हैं, तो क्या इस तरह के क्वेश्चन एयर अगर आप ना पढ़ें, ना स्टडी करें, ना दुनिया देखे हुए हों, तो क्या आप इस तरह का क्वेश्चन एयर तैयार कर सकते हैं? क्या नहीं। हम लोग भी पढ़कर, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत विद्वान लोग हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग एक मार्जिनल फैमिली से आके पढ़ के, चीज़ों को समझ के, आज अगर समाज में काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो उनकी गरीबी को देख रहे हैं, उनके पॉलिसी फ्रेमिंग में ज़रूर हेल्प कर सकते हैं कि किस तरह की पॉलिसी बने जो गरीब की दुर्दशा ख़राब जो है वो ठीक हो जाएगी, गरीबी उन्मूलन में फ़ायदा होगा, सरकार का बजट किस तरह यूज होगा। शराब की ही बात करें तो उसका इतिहास रहा है, हमने रिकॉर्ड उसका देखा, खंगाला है। इतिहास उसका है कि बिहार को 2500 करोड़ से लेकर 3500-4000 करोड़ तक हर साल रेवेन्यू इससे मिलता था, शराब से बिल्कुल, टैक्स के रूप में। और उस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल कहाँ होता था? एजुकेशन में, डेवलपमेंट पे। इसमें अधिकतर पैसा का इस्तेमाल जो बिहार सरकार है वो एजुकेशन में करती थी पहले, अब वो नहीं है। लेकिन एक बात और है कि NCRB की रिपोर्ट कह रहा है कि जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुआ है तब से जो घर के अंदर हिंसा होता था वो उस पर कंट्रोल लगा है। पहले क्या था कि अगर 500 रुपये कमा के लाते थे पहले, रिक्शा पुलर हो या फिर कोई मजदूर हो, तो उनमें से लगभग 200-250 का शराब पी कर आते थे, वो रात में खूब पिटाई होती थी। लेकिन कम से कम वो तो कंट्रोल हुआ सर। चलिए, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला एक्टिविस्ट हूँ। आप चलिए, आप चले जाइए मधेली, मैं 1-2 महिला का नाम दे देता हूँ, उनके शोहर किशनगंज में बंद हैं, उनको खाने के लिए पैसे नहीं हैं, बाहर रहते थे तो कमा लेते थे। पता है क्यों बंद है? कि एक गाड़ी में शराब पीने वाला कोई शराब पी रहा था, उनका शौहर गाड़ी चला रहा था, उनको पता नहीं था कि पीछे में शराब का बोतल रखा हुआ है उसके बैग में, इस चक्कर में वो जेल में बंद है। तो वहाँ पे सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से उस लड़का को जेल में बंद है, क्योंकि वो तो शराब पिया नहीं था ना गाड़ी में। आज आप बैग लेके गाड़ी में मेरे बैठ जाइए, हम थोड़ी कहेंगे कि आप इमरान साहब गाड़ी में बैठेंगे तो मैं आपका बैग चेक करूंगा, मैं आपका बैग चेक करूंगा। ये मॉरल कुछ समय के लिए ह्यूमिलेट होगा, लेकिन करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा तो फिर इस तरह क्या मर मेहमान सबका बैग चेक करते रहेंगे आप? एक चीज बताइए, अब शराब के जगह पर कोई आदमी अवैध अगर हथियार लेके चला जाए स्मगलिंग करने के लिए, तब कैसे होगा? शराब और हथियार में बहुत फर्क है। शराब देखेंगे, आप जिस जगह पर रहते हैं, जिस बिहार में रहते हैं, आप देखेंगे, यहाँ पर देखा है, मजाक में भी कहते हैं कि दोस्तों के बीच शाम में जो गैर मुस्लिम दोस्त हैं हमारे, खास करके मैं देखता हूँ कि शाम में पार्टी करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि बॉर्डर एरिया सिलीगुड़ी चले जाते हैं, रात वहीं रुक जाते हैं। बगल में नेपाल है ना, बगल में नेपाल है, वहाँ चले जाते हैं। और फिर आप चले जाइए नवादा एरिया, उसको क्रॉस करके, बक्सर एरिया उसको क्रॉस करके, तो शराब पीने के लिए वो लोग तो चले ही जाते हैं, पी के चले ही जाते हैं। एक बात कह रहा हूँ, सरकार की ये पॉलिसी पूरी तरह से फेल हो चुकी है इमरान साहब, इस बात को आप समझ लीजिए। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए इस रूल को, है ना। और डेफिनेटली आने वाले टाइम में प्रशांत किशोर जी की पार्टी जो आप बोल रहे हैं कि जन स्वराज, हमारी पार्टी जैसे ही सरकार में आएगी, डेफिनेटली 24 घंटे में इस तरह का परिवर्तन करके और समाज में एक मैसेज भी देंगे, प्लस जो पिएंगे वो सिस्टम से पिएंगे, और शराब खरीदने वाले का भी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि कौन खरीद रहा है, कौन पी रहा है, उसका आइडेंटिफिकेशन। चलिए, उम्मीद है कि कम से कम बिहार में कुछ बदलाव हो और
आप लोग जब मौका मिलता है, अगर जनता देती है तो आप लोग कुछ यहाँ पर करके दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो अभी आपने देखा मेरे साथ आफताब आलम जी थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुँच पाए। आप देख रहे थे विया वॉइस न्यूज़ और मैं हूँ इमरान। नमस्कार, शब खैर।